आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। पैसा बोलता है। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी IEIT और इन्विट का मतलब ऐसे कॉरपोरेशंस से है जो इनकम जनरेट करने के मकसद से बनाई जाती हैं। ये कॉरपोरेशंस पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के साथ साथ हाई वैल्यू रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और मॉर्टगेजेस को भी मैनेज करती हैं। वही इन्विट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए उनके पैसों के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ करता है। तो कैसे करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और कैसे हासिल करें मनचाहा मुनाफा, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अमित सौरभ और वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। हेलो एवरीवन। आप दोनों का सबसे पहले तो वेलकम करते हैं हम अपने खास प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन्विट्स और ये रीट्स क्या हैं ये? धन्यवाद अस्मिता, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया कि रीट और इन्विट। रीट REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो पहले मैं बात करता हूँ रीट की। हमारे आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं और स्पेशली जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बैकबोन होते हैं और एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इकोनॉमी के ग्रोथ में। लेकिन आमतौर से ये होता है कि ये दोनों सेक्टर काफ़ी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। एट द सेम टाइम आज जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसमें आप देखते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिटेल की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां पे रियल एस्टेट डेवलप होगा और इट्स अ वाइस वर्सा, एक दूसरे के पूरक की जहां पे रियल एस्टेट डेवलप होगा तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ही होगा। तो इन दोनों में रिटेल इन्वेस्टर कैसे आए, पैसा कहाँ से आए रिटेल इन्वेस्टर के, उसका दोनों को बेनिफिट हो सकता है, इन्वेस्टर को भी और इंडस्ट्री को भी। तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और पिछले 4-5 सालों में ये सारी डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिली है। तो अगर आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल किसी को मालूम ही नहीं था हमारे देश में, बट अब 2019 में पहली बार ये टर्म्स हम लोगों ने सुनना शुरू किया और गवर्नमेंट ने इस पे काम किया। तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है बेसिकली वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है ट्रस्ट, और इसमें ये जो ट्रस्ट है बेसिकली ये इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ फंड्स होते हैं और वो मिलकर एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे रिटेल इन्वेस्टर को रिटर्न आता है। किस तरह का रिटर्न आता है, कैसा इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारा बात हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो और डिटेल में करेंगे। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की बात करूं तो उसमें जो कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। जी सिद्धार्थ, कैसे समझे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? सबसे पहले तो जैसे सर ने बोला, ये जो रीट्स और इनवीट्स, ये जो दो टर्म है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स, ये जो पॉपुलैरिटी इनकी 3-4 साल पहले ही आनी स्टार्ट हुई है जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स बढ़ते गए हैं। जैसे जैसे ये इकोनॉमी हमारी प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में जा रही है और जिस तरीके से एक रिटेल बूम देखा जा रहा है इन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, ब्रिजेस हो, तो उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली इनवीट्स का इंसेप्शन हुआ
और जहां तक रीट्स की बात है तो जहां कमर्शियल स्पेसेस में जहां इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है या वेयर हाउसेज में जहां तक बात होती है तो वहां रीट्स का इंट्रोडक्शन या इंसेप्शन का वर्ड आया। तो ये जो दोनों रीट्स और इनवीट्स हैं ये बहुत प्रोफेशनली मैनेज ट्रस्ट हैं। ये ट्रस्ट जो है इनके पास एक प्रॉपर जैसे म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स होते हैं ऐसे ही इनके पास अपने मैनेजर्स होते हैं जो देखता है बेसिकली हम किस किस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस तरीके से किस किस तरीके से हम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं सो दैट हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेशन सोर्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रीट्स और इनवीट्स हैं ये दोनों जो टर्म्स हैं या ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं ये दोनों रियल एस्टेट या ये दोनों फॉर एग्जांपल कमर्शियल स्पेस, ऑफिस प्रॉपर्टीज, रेंटल प्रॉपर्टीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स ये लोग अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करते हैं। इस तरीके से ये टर्म्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी और जैसे जैसे हम अपनी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं और जैसे जैसे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप होते जा रहे हैं इस कंट्री में तो इनके जो इन टर्मिनोलॉजीज की जो यूसेज है वो भी बढ़ती जा रही है और इस हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट का जो एक ऑल्टरनेट सोर्स है वो भी डेवलप होता जा रहा है इस कंट्री में। जी अमित जी, हम अगर रीट्स को और बेहतर समझना चाहें तो जानना चाहेंगे ये कैसे फंक्शनिंग कैसे होती है इनकी। ये बहुत बढ़िया सवाल अस्मिता आपने किया क्योंकि आम जनता को अभी तक ये नहीं पता है रीट है क्या, ये कैसे फंक्शन करता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये है क्या। रीट नाम से बहुत क्लियर है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली उस तरह की कंपनीज होती हैं जो ट्रस्ट हैं और ये पैसे वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से कि रिटर्न इमीडिएट आना शुरू हो जाए। इनका काम ये नहीं होता है कि पैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट में लगाएं। जो डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं ये उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजुअली। और जैसा कि बताया अभी सर ने तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। तो एक तो कमर्शियल स्पेस है, ऑफिस स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कि इमीडिएट रिटर्न आनी शुरू हो सकती है, वेयर हाउसेज हो सकते हैं। सो इन तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ती है कि इसमें इन्वेस्ट करके और वो रिटर्न इमीडिएट आना शुरू हो जाए। तो इसका डबल बेनिफिट है, एक तो जो डेवलपर है उसकी भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, पैसे उसको मिल जाते हैं, और दूसरा जो कंपनीज इसमें इंटर करती हैं उनके पास लॉन्ग टर्म की रिटर्न्स आनी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली रीट को अगर मैं आम शब्दों में समझना चाहूँ तो ये है जी, इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। हाँ जी जी सिद्धार्थ, जिस तरह से हमने सुना है कि रीट्स स्मॉल इन्वेस्टर्स का एक कलेक्टिव ग्रुप होता है जो फिर ट्रस्ट बनता है, तो उसके बारे में और थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे सर ने बोला जैसे रीट्स की फंक्शनिंग कैसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रीट्स एक प्रॉपर, जैसे नाम से ही क्लियर है और सर ने भी बोला, एक ट्रस्ट है और इसके कुछ मिनिमम प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिन प्री रिक्विजिट्स को जब ये पूरे फुलफिल करते हैं तब एक रीट्स का इंसेप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 100 स्टेक होल्डर्स से कम नहीं हो सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेक होल्डर्स के अंदर 50% से ज्यादा डिवोल्यूशन नहीं हो सकता, ये 50% इन्वेस्टमेंट्स 5 लोग ही होल्ड नहीं कर सकते। ये बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं उन प्रॉपर्टीज में जो ऑलमोस्ट 75% से 90% तक का ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि 90% ऑफ जो इनकम होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स इन रीट्स को अपने स्टेक होल्डर्स को वापस करना पड़ता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 75% ऑफ जो इनकम जो रीट्स में डेवलप होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स आती है। सो इन दैट फॉर्म इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको डिविडेंड्स या फिर एक इनकम का एक सोर्स भी बन जाता है। तो बेसिकली जो इसकी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है
वो इस तरीके से बाइफर्केट किया गया है या इस तरीके से देखा गया है कि जो ये प्रीरिक्विजिट्स हैंडल कर सकता है वो एक रीट्स बना सकता है। और इंडिया में जैसे देखा गया है अप्रोक्सीमेटली 6 टाइप के रीट्स आ गए हैं आज की डेट में, चाहे वो ब्रुकफील्ड रीट हो, चाहे वो माइंड स्पेस हो, तो या फिर एम्बेसी रीट हो। ये बहुत कॉमन रीट्स हैं जो आज की डेट में इंडिया में वर्क कर रहे हैं, दे आर एट द इंटरनेशनल लेवल एज वेल। तो जहां तक बात किया गया है, जैसे मैम ने बोला कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार पॉसिबल नहीं होता कि लोगों के पास बहुत कैपिटल इंटेंस हो। जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत महंगी है, उसमें लोगों को इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो किस माध्यम से एंटर करें, वो रीट्स के माध्यम से एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी जो वैल्यूएशन, जो इसकी जो टिकट साइज है वो 10,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है, जहां आप 10,000 रुपए देकर आप रीट्स में फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको फाइनली एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जिनका इन्वेस्टमेंट होता है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस कमर्शियल रियल एस्टेट की ग्रोथ में, उसके डिविडेंड्स लेकर और अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करके। जी अमित जी, आखिर रीट्स के फॉर्मेशन, इसको बनाने के पीछे क्या मकसद रहा, इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई, क्यों हुई? अस्मिता, रीट को बनाने का मकसद, जैसा मैंने शुरू में ही अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ये दो बहुत अहम सेक्टर हैं। और जब भी इकॉनमी बूम करती है या डेवलप करती है, बूम मैं नहीं यूज़ करूँगा, डेवलप करती है, तो ये दोनों चीज़ साथ के साथ डेवलप करते हैं। और ये दोनों ही सेक्टर, चाहे वो रियल एस्टेट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपिटल इंसेंटिव है बहुत ज़्यादा। कैपिटल इंसेंटिव मेरा कहने का मतलब है कि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं इसमें, शुरू में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब दो चीज़ था, एक तो रिटेल इन्वेस्टर, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कि वहाँ से भी पैसा बहुत ज़्यादा आता है। अभी मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या डेट फंड्स में या एफडीज में, वो भी इन सेक्टर्स में आते हैं। बट डायरेक्ट उन लोगों का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में बहुत मुश्किल था, रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि अगर इस सेक्टर में 10,000, 15,000, 20,000 से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे, शुरुआत करना चाहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तबका है। अगर कलेक्टिव हम फंड की बात करें तो 10-10 हज़ार करके रिटेल इन्वेस्टर अगर आता है तो एक बहुत बड़ा फंड कलेक्ट हो जाता है, और जो कि इस सेक्टर में लगता है। दूसरा कि सेक्टर के जो डेवलपर्स हैं या फिर गवर्नमेंट है, उनको भी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिना पैसे के हो नहीं सकता है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक उनको भी एक सुविधा हो जाती है कि पैसे आ गए इमीडिएट। तो ये रीज़न है कि इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत पड़ी। इससे लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा मार्केट में भी आया इस पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इन सेक्टर्स में और थ्रू इन इन्वेस्टमेंट के। जी, और आप कितना इत्तेफाक करते हैं जिस तरह से बताया एज अ वेल्थ मैनेजर? जैसे सर ने बोला, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इसने एक मोबिलाइजेशन का एक नया जरिया स्टार्ट किया है, जहां थ्रू डिफरेंट मेथड्स हम रीट्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, या थ्रू म्यूचुअल फंड रूट्स एंटर कर सकते हैं, या थ्रू ETFs हम रीट्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है जिसके कारण ये इतना पॉपुलर हो रहा है, वो ये है कि ये एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है। एक प्रॉपर एक्सपर्ट्स होते हैं जो बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं या ट्रस्टीज होते हैं, जो देखते हैं कि रीट्स के फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहे हैं, किस किस सेक्टर्स में हम पैसा लगा सकते हैं, कहां कहां पैसा लगा सकते हैं जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अब एक नॉर्मल आदमी है, उसको समझना बहुत मुश्किल है कि वो किस कमर्शियल रियल एस्टेट में लगाए पैसा, या किस ऑफिस स्पेस में लगाए, या किस कोवर्किंग स्पेस में लगाए, मॉर्गेज प्रॉपर्टी में लगाए या इक्विटी प्रॉपर्टी में लगाए। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए। तो नॉर्मल आदमी तो ये सोचता है कि ये एक उसके पास थोड़ा सा अमाउंट है, उस अमाउंट को उसको इन्वेस्ट करना है, उस अमाउंट से उसको डिविडेंड्स लेना है, एंड एट द सेम टाइम जिसमें वो लगा रहा है वहां कैपिटल एप्रिशिएट हो। तो इसलिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है जो समझ सकती है, जो काफी एसिमुलेट कर सकती है इस बात को कि वो किस किस जगह लगाए,
किन किन सेक्टर्स में लगाए, कहाँ लगाए, कब नहीं लगाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में रीट्स का जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो कम हो गए थे। क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट कम चल रही थी, बिकॉज लॉकडाउन लग चुका था। बट जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, रीट्स के जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे जैसे कोवर्किंग स्पेसेस है या कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, उसका जो उनकी पॉपुलैरिटी के कारण रीट्स पॉपुलर हुए और वहां से डिमांड जनरेट होना स्टार्ट हुआ और लोगों ने यहां से इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट किए, चाहे वो छोटे तबके के लोग हों या बड़े HNIs हों। यानी इवन स्मॉल इन्वेस्टर्स मतलब वो Correct. भी अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे। जी अमित जी, जैसे इन्वेस्टमेंट तो पहले भी लोग किया करते थे, तो लेकिन ये वाला जो मेथड है, अगर रीट्स की हम बात करते हैं, ये इज इट वेरी गुड आपके नज़रिए से? आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें। अश्मिता, 2-3 चीज़ों में मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि पहले भी इन्वेस्ट करते थे और अब विथ रीट क्या डिफरेंस है। सो एक तो प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं ये। सो एज एन इंडिविजुअल मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कितना रिस्क होगा, नहीं होगा, रिटर्न्स आएंगे नहीं आएंगे, मेरा कैपिटल भी सिक्योर है नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, आज भी है, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। हालांकि रेरा आने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। सो अगर उसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रीट के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिटेल इन्वेस्टर को देता है। पहला तो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ मैं उसमें इंटर कर सकता हूँ। दूसरा, इतने ज़्यादा रेगुलेटेड है ये कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब कोई भी रीट फंड आप एक इंडिविजुअल ऐसे नहीं बना सकता है, मिनिमम 100 इन्वेस्टर्स चाहिए ही चाहिए। तो कलेक्टिव 5 लोगों का स्टेक 50% से ज़्यादा नहीं होगा, प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा, ट्रस्टीज होंगे उसको मैनेज करेंगे, उसके ऊपर सेबी की भी गाइडलाइंस हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण एक कॉन्फिडेंस आता है रिटेल इन्वेस्टर को, प्लस जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पे एक मॉनिटरिंग होती है। तो उस मॉनिटरिंग के कारण एक रिटर्न आने के और कैपिटल अगर एप्रिसिएट उतनी तेजी से नहीं भी कर रहा है तो एटलीस्ट इरोड होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि रिस्क ऐसा नहीं है कि इट्स ए जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है। कैलकुलेटेड, ओके जी। सिद्धार्थ, एज अ वेल्थ मैनेजर आप बताएं किस तरह से इसमें एक इन्वेस्टर, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बेहतर है ये, कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट इसमें? देखिए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स की बात है, इन्वेस्टमेंट्स जैसे एक नॉर्मल पोर्टफोलियोज डेवलप होते हैं इक्विटीज के, ऐसे ही एक रियल एस्टेट का भी हम एक अलग से एक डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और उसमें हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में 6 रीट फंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्बेसी रीट्स बहुत फेमस है, ब्रुकफील्ड रीट्स बहुत फेमस है, माइंड स्पेस रीट्स है, ये बहुत फेमस है। तो इसमें एंटर किस तरीके से किया जाए? इसमें आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज लीजिए, आप देखेंगे एम्बेसी रीट्स काफी कॉमन है, वो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के पास होता है। या फिर आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप ETFs के फॉर्म में भी एंटर कर सकते हैं इन कमर्शियल स्पेसेस में थ्रू रीट्स। एंड एट द सेम टाइम आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं जहां आप एंटर कर सकते हैं। सो द होल आइडिया इज, जब एक इन्वेस्टर रीट्स फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए जो सबसे बेटर जो चीज होती है वो डाइवर्सिफिकेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट कर रहा है, वो थ्रू रीट्स वो एक ऐसी जगह एंटर कर रहा है जहां उसको डिविडेंड्स मिल रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि रीट फंड्स रेगुलरली डिविडेंड्स देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% तो वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देते हैं, रिटर्न्स वापस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो एक अश्योर्ड डिविडेंड्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ज्यादा हो जाता है। और जनरली देखा गया है कि इक्विटीज और जो रीट्स का जो कोरिलेशन होता है ना, वो कम से कम सिर्फ 13% के आसपास होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी डाउन जा रही है और रियल एस्टेट डाउन जा रही है, उसका जो कोरिलेशन है वो सिर्फ 13% है। तो एक हेज करने के लिए
अपने इक्विटीज को हेज करने के लिए, अपने इक्विटी के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आप रीट फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने इन्फ्लेशन को जब हमें कंट्रोल करना होता है तो हम गोल्ड या रीट फंड जैसे फंड्स ले सकते हैं, जहां पे आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी आप अपने एक पैरामीटर के अंदर आप रख सकते हो, जहां आप रीट में इन्वेस्ट करके आप अपने रिटर्न्स को बेटर पा सकते हो। तो बेसिकली जो एक छोटा इन्वेस्टर होता है जो 10,000 रुपए एक रीट फंड में डाल सकता है, वो देखेगा कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर देता है, उसको डिविडेंड्स भी मिल जाते हैं, उसको रेंटल इनकम्स के थ्रू उसके रिटर्न्स भी जनरेट हो जाते हैं, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम वो पाएगा कि अगर लेट्स से 10 ईयर्स तक के अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो उसका जो प्रिंसिपल है वो एब्सोल्युटली सेफ है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज इस तरीके से प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं ये फंड्स कि इनको पता है कि कहां से बेस्ट रिटर्न्स आएंगे। एयरपोर्ट्स बेस्ट रिटर्न्स दे सकता है अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए, या पोर्ट्स आज की डेट में बेस्ट रिटर्न्स दे सकता है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज में अगर हम जाएं, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इनवीट्स के थ्रू। तो आप देखेंगे एक्चुअली कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो एज अ वेल्थ मैनेजर जब मैं देखता हूं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और आप एक बेहतरीन एक सेफ अश्योर्ड रिटर्न्स की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। जी अमित जी, हमने पेंडेमिक के बाद देखा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट्स में बहुत अच्छा नहीं रहा, एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। फिर इस तरफ लोग किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं? इन्वेस्टमेंट तो पहले भी लोग करते थे, अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इन्वेस्टर्स कितने बढ़े हैं? अश्मिता, पेंडेमिक के बाद, पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आया था, स्पेशली कमर्शियल की अगर मैं बात करूं। रेसिडेंशियल फिर भी उतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं था, बट कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड था। बट जैसे जैसे पेंडेमिक ख़त्म हो रहा है तो अब फिर से रियल एस्टेट में एक उछाल सा आना शुरू हो गया है, स्पेशली कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो। नए जितने भी लॉन्चेस हो रहे हैं मेट्रोज में, कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। और अगर ये लॉन्च हो रहे हैं, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन की डिमांड है। अगर डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की मार्केट में अवेलेबिलिटी भी लोग कराते हैं। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि इन चीज़ों की डिमांड काफ़ी है। और एक नई जो चीज़ अभी शुरू हुई है, कोवर्किंग स्पेस। तो ये एक बहुत नया डेवलपमेंट है और यहाँ से रिटर्न्स, स्पेशली अगर मैं रीट की बात करूं तो उनके इन्वेस्टमेंट इस तरह के कमर्शियल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हैं और वहाँ रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकता है और कैपिटल भी अप्रिशिएट हो सकता है, प्लस सिक्योरिटी भी है लॉन्ग टर्म में, फ्लक्चुएशंस उतने नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा, और ये नई चीज़ है, बहुत ज़्यादा पुरानी है नहीं, अभी 5-6 साल से ही हमारे देश में ये चीज़ आया है। तो अभी लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग जानना शुरू कर दिया है लोगों ने और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस मार्केट में है इन चीज़ों के इन्वेस्टमेंट के लिए। इट्स बिकमिंग पॉपुलर। इट्स बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। वेरी वेरी पॉपुलर जी। तो रीट्स एंड इनविट्स में एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे एक स्मॉल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, और क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, किस तरह से आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और ख़ासकर रेगुलेटेड है, गवर्नड है, तो यानी सेफ्टी का फैक्टर भी वहाँ पर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि रीट्स और इनविट्स को लेकर आपके मन में भी जो सवाल रहे होंगे आपको उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।